हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्री का 25वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये पी सीरीज़ है और पी का 25वां भाग है। इसमें हम मध्य भारत में कृषि जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसमें यूनिट 4 है। 4 में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपको भारत में कृषि पढ़ना है। और जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा जो प्री का पैकेज है जो आप लेते हैं, उसमें से जो भूगोल का जो आपकी बुकलेट है यूनिट 4 की, उसमें से कुछ पेजेस लेके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको थोड़ा-सा थ्योरी करवा देती हूँ, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं कराऊँगी। ये पूरा का पूरा बुकलेट में से लिया गया है जो कि यूनिट 4 में से है। अगर आपने प्री का नोट्स लिया है मेरा, तो आपको बुकलेट में ये सब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो हम जानते हैं, और भारत की लगभग 2/3 जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। ये फैक्ट याद रखिएगा, जो लगभग 49% है। मतलब भारत की 49% लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू आय मतलब होता है जीडीपी। सकल घरेलू आय का 17.4% कृषि पर आधारित है। मतलब जो हमारी जीडीपी है उसका 17.4% कृषि पर बेस्ड है। कृषि उत्पाद जो है निर्यात भी किए जाते हैं और उनसे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। भारत में कुल निर्यात में अगर देखा जाए तो 37% योगदान कृषि और उससे बनी वस्तुओं का होता है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है। जीडीपी में योगदान 17.4%, निर्यात में 37% और 49% कृषि होती है। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, तो मेनली जो होता है 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहली होती है खरीफ फसल, दूसरी होती है रबी फसल, तीसरी होती है जायद फसल। खरीफ फसल क्या होती है? इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और ये गर्म मौसम इसके लिए ज़रूरत होती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है जून या प्रारंभिक जुलाई में, तब बोया जाता है, और जब ये मानसून समाप्त होता है सितंबर या अक्टूबर में, तब इसको काट लिया जाता है। मुख्य खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? तो चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, हरी सब्जी, मिर्च, भिंडी, गांजा, कद्दू और चारा वाली घास। रबी इसके तुरंत बाद बोई जाती है। ये जाड़े के मौसम में होती है। इसके बीज के अंकुरण तथा उसके बाद कुछ समय तक शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, मतलब ड्राई वेदर की आवश्यकता होती है। इसके बाद वृद्धि के लिए इन्हें अपेक्षाकृत ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। इसलिए फसलों की बुआई नवंबर में होती है और कटाई जो होती है वो अप्रैल मई में होती है। मुख्य रबी फसलें हैं गेहूँ, चना और तिलहन। अगर देखें जायद फसलें, तो उपयुक्त 2 फसलों के अलावा भारत में फसल का एक छोटा सा मौसम शुरू किया गया है जो मार्च से जून के बीच होता है। इन्हें जायद फसलें कहा जाता है। इन्हें वहाँ उगाया जाता है जहाँ सिंचाई सुविधा होती है, जहाँ फसलें जल्दी पक जाएं। मुख्य जायद फसलें हैं उड़द, मूंग, तरबूज, खीरा और कंद वाली सब्जियाँ। अब हम कृषि का अगर प्रादेशिकरण देखें, मतलब इसको कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फल और सब्जी का प्रदेश। फल और सब्जी के प्रदेश के अंतर्गत हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र को रखा जाता है। अगर हम हमारे मैप में देखें तो ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और साथ में ये जो हमारा भारत का जो ये पार्ट है हिमालय वाला, तो यहाँ पे फल और सब्जी प्रदेश को रखा जाता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है। एक होता है पूर्वी हिमालय प्रदेश और दूसरा होता है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पूर्वी हिमालय प्रदेश का जो तापमान होता है 230 से 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो पूर्वी हिमालय प्रदेश जो है वो उष्ण आर्द्र प्रदेश है। यहाँ पे अनानास, केला, नारंगी प्रमुख फल होते हैं। आलू यहाँ की प्रमुख सब्जियाँ होती है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है और 230 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे तापमान कम होता है। वार्षिक वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम होती है। कम तापमान और कम वर्षा के कारण यह प्रदेश शीतोष्ण जो फल होते हैं उनके लिए अनुकूल होता है। सेब, अंगूर, अखरोट यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। दूसरा होता है चावल, चाय और जूट प्रदेश। चावल और चाय और जूट का जो प्रदेश है वो आर्द्र प्रदेश होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 400 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यहाँ भारत के अधिकतर मध्यवर्ती और तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, और चावल यहाँ की महत्वपूर्ण फसल होती है। 3/4 से अधिक कृषि भूमि में चावल की कृषि की जाती है। यह भारत का जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र होता है।
अगला होता है गेहूं और गन्ना कृषि प्रदेश। यह भारत का नहर सिंचित क्षेत्र है। याद रखिएगा, गेहूं और गन्ने का जो कृषि प्रदेश है वो नहर सिंचित क्षेत्र है। और यह प्रथम चरण का हरित क्रांति क्षेत्र भी है। इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर जिलों को रखा जाता है। अगला देखा जाए तो अगला है ज्वार, बाजरा और तिलहन कृषि प्रदेश। ज्वार, बाजरा और तिलहन कृषि प्रदेश पठारी भारत के उन क्षेत्रों की विशेषता है जहां पर लेटराइट और लाल मृदा पाई जाती है। साथ ही वार्षिक वर्षा जो है 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसमें दो परिस्थितियों के अंतर्गत दक्षिणी पठारी भारत के अधिकांश क्षेत्र इसमें आते हैं। और अगला देखा जाए तो मक्का तथा मोटे अनाज का कृषि क्षेत्र होता है। और जो मक्का तथा मोटे अनाज का कृषि प्रदेश होता है वहाँ पहले तो वार्षिक वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा, मृदा की जो विशेषताएं होती हैं वो बलुई, लेटराइट और लाल प्रकार की मृदा होती है। इसके बाद होता है कपास कृषि प्रदेश। कपास जो कृषि प्रदेश होता है वो काली मिट्टी का क्षेत्र होता है और ये विश्व का सबसे बड़ा कपास क्षेत्र होता है। और यह जो कपास है वो एक जीवन निर्वाह की फसल होती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, गुजरात के औद्योगिकीकरण का जो मेन कारण है वो कपास में कृषि होना ही है। इसके अलावा इन दो राज्यों के अलावा मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, यहाँ भी कपास की खेती होती है। अब हम इनसे संबंधित जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। रिव्यू में अगर देखा जाए तो रिव्यू में जैसा कि मैं भूगोल पढ़ा रही हूँ तो ये मैंने भूगोल की प्री की बुकलेट से ही पढ़ा रही हूँ। प्री के पैकेज में आपको 12 बुकलेट मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे करके 10 बुकलेट वो रहती हैं। एक करंट अफेयर्स की है और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की है। तो यूनिट वाइज पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। प्रिंटेड और हैंड रिटन दोनों है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी प्रिंटेड पढ़ा है, फिर हैंड रिटन मैंने पूरे वन लाइनर फैक्ट डाले हैं। तो आप ये मंगा सकते हैं नोट्स। आप भारत में कहीं भी रहते हो आपको ये मिल जाएंगे। तो आपसे अगर पूछें कि विश्व का सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन है तो चीन है, 21% सिंचित क्षेत्र है। और भारत में 20.2% है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अलावा 33% भाग पर सिंचाई सुविधा हमारे भारत में उपलब्ध है। नलकूप और पंप सेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु प्रथम है, लगभग 18% होता है नलकूप और पंप सेट का उपयोग तमिलनाडु में। सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे जो नलकूप है वो महाराष्ट्र में होता है, 15.6%। नलकूप की सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ है? होता एरिया वाइज अगर होता है तमिलनाडु में है, एरिया कम है और होता ज़्यादा है वो है महाराष्ट्र में। नलकूप की सबसे ज़्यादा जो सघनता है वो है उत्तर प्रदेश में। नलकूप की सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत में अगर सिंचाई का साधन, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? ऐसा भारत जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का साधन क्या है? तालाब है। तालाब द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत होती है? 55.9। नहर द्वारा कितनी होती है? 31.4। तालाब द्वारा कितनी होती है? 6.1। और अन्य स्रोत हैं 6.6%। अब फसलें के बारे में हम देख लेते हैं। चावल का जन्म कहाँ हुआ? भारत और इंडोनेशिया में हुआ। मक्के का जन्म कहाँ हुआ? मध्य अमेरिका में। गेहूं का कहाँ हुआ? मध्य एशिया में। तंबाकू का कहाँ हुआ? दक्षिण अमेरिका, मतलब ब्राज़ील में, जो दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वहाँ पे। जौ का कहाँ हुआ? चीन में। और चाय भी का भी चीन में ही हुआ है। अरहर का कहाँ हुआ है? अरहर का अफ्रीका में हुआ है। और बाजरे का भी अफ्रीका में ही हुआ है। तो याद रखिएगा, अरहर और बाजरा कहाँ पे? अफ्रीका में। इसके बाद सोयाबीन और मसूर का कहाँ हुआ है? चीन में। मूंग, ज्वार, उड़द और गन्ने का कहाँ हुआ है? भारत में। अमरूद का कहाँ हुआ है? अमेरिका में। टमाटर का कहाँ हुआ है? मैक्सिको में। आलू का कहाँ हुआ है? पेरू में। और कहवा का कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। ये इनके जन्म स्थान है। अब हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं भारत की कृषि के। तो भारत के 91% भाग पर कृषि होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और भारत में 4% भाग पर चारागाह होता है।
21% भाग पर वन होते हैं और 24% बंजर है, मतलब यूजलेस है। फ्रेंड्स, ये जो मेरे नोट्स हैं उनको मैंने इसी प्रकार से कहीं कहीं पर वन लाइनर फैक्ट डाले हैं, जो उस थ्योरी का पूरा सारांश है, जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। इसलिए मैंने उनको कहीं प्रिंटेड नहीं किया है, उनको हैंड रिटन किया है, ताकि आप बहुत ईजिली उनको पढ़ पाएँ। और आपसे पूछे कृषि किस सूची का विषय है, राज्य का है, केंद्र का है या समवर्ती का है, तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 2006 में प्रस्ताव दिया था कि कृषि को समवर्ती सूची में डाला जाए। चावल में चीन के बाद भारत सेकंड स्थान पर, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि चावल में फर्स्ट स्थान पर कौन है, चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है। भारत में अगर देखा जाए तो चावल की खेती कुल कितने प्रतिशत भाग पर होती है, तो 47% भाग पर चावल की खेती होती है। गेहूं में भी चीन के बाद भारत का ही स्थान है, वो 15% भाग पर खेती होती है। 1967-68 में प्रथम हरित क्रांति आई थी और 1983-84 में दूसरी आई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया, 1986 में आया। भारत उर्वरक उत्पादन में कौन से नंबर पे है, भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। और चीन और अमेरिका का देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे चीन है और अमेरिका सेकेंड नंबर में है। यूरिया में जो भारत है वो, यूरिया को भारत को आयात नहीं करना पड़ता है, वो पूरी तरह से यूरिया जो है भारत में आत्मनिर्भर है। उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा राज्य करता है, तो उर्वरक का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है पंजाब। पोटेशियम उर्वरक जो है पूरी तरह से हम आयात करते हैं, हमारे पास नहीं आता, इतना नहीं होता, तो हमें टोटली उसको आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है। अगर हम देखें इंडिया फर्स्ट किस में है, तो आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। फलों और सब्जियों में देखें तो भारत सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे चीन है। तंबाकू उत्पादन और उपभोग में चीन फर्स्ट नंबर पे है और भारत, तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान देखा जाए तो थर्ड नंबर पे है। तंबाकू पत्तियों को सुखाने की जो विधि है वो क्यूरिंग कहलाती है। आपसे पूछेंगे कि क्यूरिंग किसको जो है सुखाने की विधि है या किस 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 से संबंधित तकनीक है, तो तंबाकू की पत्तियों से संबंधित तकनीक है। उच्च कोटि का कहवा क्या कहलाता है, अरेबिका कहलाता है। अन्न भंडारण के समय अन्न में जो नमी होती है वो 10% से भी कम होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड आवश्यक होती है। गन्ना कहाँ कहाँ होता है, तो यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। प्याज कहाँ कहाँ होती है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। प्याज में सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, देन पश्चिम बंगाल, देन बिहार में। जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। कपास कहाँ होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सूरजमुखी कहाँ होता है, सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, फिर होता है आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। सोयाबीन कहाँ होता है, एमपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है और राजस्थान में होता है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, फिर यूपी में होती है, फिर हरियाणा में होती है। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। मसूर सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, फिर एमपी में होती है, फिर बिहार में होती है। अरहर देखा जाए, अरहर मतलब तुअर की दाल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, फिर कर्नाटक में, फिर यूपी में। चना सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। एमपी में आपसे पूछा जाए तो विदिशा जिले में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। बाजरा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर गुजरात में। गेहूँ कहाँ होता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में। चावल कहाँ होता है, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में होता है। ओलेरीकल्चर मतलब होता है सब्जियों का, जो ओलेरीकल्चर एक विज्ञान है जिसमें सब्जियों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। अगला है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। मरुस्थल की समस्या की स्टडी के लिए जोधपुर में जो है केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च का गठन हुआ, जिसको CAZRI बोलते हैं। सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरकता जो होती है सबसे कम। आपसे पूछेंगे कि किस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, तो सफ़ेद लैटेराइट जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता सबसे कम होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कृषि से संबंधित, ऐसे ही खनिज से संबंधित है, नदियों से संबंधित है, पर्वतों से संबंधित है। मध्य प्रदेश के लिए मैंने जो MPG की स्पेशल सीरीज़ है, आपका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में, नवंबर लास्ट वीक में, दिसंबर में आने ही वाला है। आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से कर दीजिए।
एमपीजीके की क्लास हो रही है, वो भी मैं अब जल्दी से रेगुलर करने वाली हूँ, करंट भी जल्दी ही आपके लिए लाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारा मेंस का प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो मेंस और प्री की पैकेज आप ले सकते हैं। मेंस की जो बुकलेट है उसमें आपको 28 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी, प्लस 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी मेंस की ही। इस प्रकार से टोटल 40 बुकलेट आपको मिलेंगी, तो आप इसको मंगा सकते हैं। और अगर प्री का भी पैकेज लेना चाहते हैं तो 12 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।